जब संध्या ठाकुर को उसकी पहली पोस्टिंग रामपुर जिले में मिली, तब उसके मन में जोश था, उसके भीतर जुनून था और उसकी आंखों में एक आग थी, जो उसने वर्षों की मेहनत से जलाई थी। रामपुर का नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती थी, क्योंकि ये जिला न केवल अपराध के लिए बदनाम था, बल्कि यहाँ की पुलिस भी उतनी ही क्रूर और भ्रष्ट मानी जाती थी। रामपुर का सदर थाना तो जैसे खुद अपराध का अड्डा बन चुका था, जहां आम आदमी की फरियाद सुनने की बजाय उसकी बेइज्जती की जाती थी और जहां इंसाफ पैसों वालों की थाली में परोसा जाता था। संध्या जानती थी कि ये पोस्टिंग उसके लिए सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक चुनौती है, और अगर वह यहाँ कुछ बदल पाई तो शायद उसका जीवन सार्थक हो जाएगा। जब उसने कार्यभार संभाला तो वरिष्ठ अधिकारी एसएसपी यशपाल वर्मा ने कहा था, यहाँ की दीवारों में जो संढांध घुसी है वह ऊपर से नहीं दिखती। तुम अगर असलियत जानना चाहती हो तो तुम्हें लोगों के बीच जाना होगा और उन गलियों में चलना होगा जहां कोई अफसर अपनी चमचमाती गाड़ी से नहीं जाता। संध्या ने शुरुआत में सब कुछ नियमों के अनुसार करना चाहा, हर फाइल को ध्यान से पढ़ा, हर केस को समझा, लेकिन कुछ ही दिनों में वह समझ गई कि सदर थाना अंदर से पूरी तरह सड़ चुका है। इंस्पेक्टर विकास चौधरी वहां का प्रभारी था, जो कानून से ज्यादा अपने मन का राजा था। गरीबों की रिपोर्ट वह लिखता नहीं था और जो पैसा देता था उसका काम चुपचाप कर देता था। वह खुलेआम गुंडों से साठ गांठ रखता था और किसी की हिम्मत नहीं थी उसके खिलाफ एक शब्द बोले। एक दिन एक बूढ़ी औरत कांपती हुई संध्या के दफ्तर में आई और उसने बताया कि उसकी जमीन पर एक दबंग ने कब्जा कर लिया है। जब वह रिपोर्ट लिखवाने सदर थाना गई तो चौधरी ने उसे गालियां दी और बाहर फेंकवा दिया। संध्या को वह दर्द अपने सीने में महसूस हुआ। उसे अपनी माँ की आंखें याद आई, जो वर्षों पहले ऐसे ही एक अन्याय के खिलाफ खड़ी हुई थी और जिन्हें किसी अफसर ने दरवाजे से लौटा दिया था। उस रात संध्या देर तक सो नहीं सकी। उसने तय कर लिया कि अब वह सिर्फ कुर्सी पर बैठकर न्याय नहीं कर सकती, उसे खुद मैदान में उतरना होगा, और वह भी किसी अधिकारी की तरह नहीं, बल्कि एक आम इंसान की तरह, जो इस व्यवस्था का असली चेहरा देख सके। अगले दिन उसने एसएसपी वर्मा को मिलकर अपनी योजना बताई। उसने कहा कि वह अपनी पहचान छुपाकर सदर थाना के सामने चाय की एक गुमटी लगाएगी और दिन भर वहीं बैठेगी, ताकि वह देख सके कि किस तरह से पुलिस जनता से व्यवहार करती है। पहले तो वर्मा चौंक गए। उन्होंने कहा कि यह बहुत ही जोखिम भरा है, अगर तुम्हारी पहचान उजागर हो गई तो खतरा हो सकता है। लेकिन संध्या अडिग थी। उसने कहा कि अगर मैं डर गई तो फिर मैं कभी सच को देख नहीं पाऊंगी। वर्मा ने आखिरकार अनुमति दे दी और साथ ही एक भरोसेमंद कांस्टेबल रामलाल को उसकी निगरानी में लगाया, जो वर्षों से विभाग में था और जिसकी ईमानदारी पर सबको भरोसा था। अगले ही दिन संध्या ठाकुर ने अपनी पहचान बदल ली। अब वह कोई अधिकारी नहीं थी, अब वह एक साधारण सी चाय बेचने वाली महिला थी, जिसका नाम था सीता। उसने सदर थाना के सामने एक पुरानी टूटी हुई गुमटी में चूल्हा लगाया और चाय बनानी शुरू की। पहले दिन उसके हाथ कांप रहे थे, क्योंकि उसने जीवन में कभी ऐसी भट्टी नहीं जलाई थी। दूध उबल गया, चीनी ज्यादा हो गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह सुबह से शाम तक गुमटी पर बैठती और आने जाने वालों को गौर से देखती। धीरे धीरे वह सदर थाने के पूरे माहौल को समझने लगी। वह देखती कि किस तरह से पुलिस वाले बिना पैसे दिए चाय पीते हैं, कैसे गरीब फरियादी को 2 घंटे बैठाने के बाद बिना कुछ सुने भगा दिया जाता है, और कैसे अमीर आदमी की गाड़ी आते ही फौरन से लूट किया जाता है और उसकी फाइल को आगे बढ़ा दिया जाता है। इंस्पेक्टर चौधरी रोज अपनी जीप में आता था। उसका प्रवेश किसी फिल्म विलेन की तरह होता था। दरवाजा खोलते ही 2 सिपाही उसे सलामी देते थे और वह धूप का चश्मा लगाकर गाड़ी से उतरता था।
उसकी चाल में सत्ता की गंध थी और आंखों में गरूर। एक दिन उसने सीता को बुलाया और कहा, मेरी जीप में चाय रख दे। सीता ने चाय रखी तो उसने घूरते हुए कहा, यह काम तुम जैसे लोगों को ही करना चाहिए, ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है। सीता कुछ नहीं बोली, लेकिन उसके भीतर लावा खल रहा था। वह हर घटना को याद करती, डायरी में दर्ज करती और रात में रामलाल से मिलकर सारी जानकारी एसएसपी वर्मा तक पहुंचाती। हफ्ते बीतते गए और सीता यानी कि संध्या की डायरी भर गई। एक दिन एक गरीब रिक्शे वाला, जिसकी साइकिल गलती से इंस्पेक्टर की जीप को छू गई थी, उसे बीच चौराहे पर सिपाही ने पीटा और चौधरी ने सबके सामने उसकी बेइज्जती की। सीता ये सब देख रही थी। वह और नहीं सह सकी। वह भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ी और बोली, इंसाफ का ये तरीका है क्या? कानून की रक्षा करने वालों को ही कानून तोड़ने का हक है। चौधरी चौंका, फिर गुस्से में बोला, तू होती कौन है मुझे सिखाने वाली? और उसने एक जोरदार थप्पड़ सीता को मार दिया। सब सन्न रह गए। तभी सीता ने अपने गले में लटकता पुराना मोबाइल उठाया और कहा, एसएसपी साहब, मैं संध्या ठाकुर बोल रही हूँ। सदर थाना के सामने तुरंत फोर्स भेजिए। इंस्पेक्टर चौधरी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया जाना चाहिए। चौंकने की बारी अब चौधरी की थी। उसके चेहरे से रंग उड़ चुका था और कुछ ही देर में 3 गाड़ियां वहां पहुंची। एसएसपी वर्मा खुद आए। उन्होंने भीड़ के सामने सीता को सैल्यूट किया और कहा, ये कोई चाय वाली नहीं, ये हमारे जिले की बहादुर आईपीएस अधिकारी है, जिसने भ्रष्टाचार की तह तक जाने के लिए अपनी पहचान छुपाकर हफ्तों मैदान में काम किया है। संध्या ने सबूत के तौर पर डायरी और रिकॉर्डिंग सौंपी। चौधरी की गिरफ्तारी वहीं हुई और सदर थाना की दीवारें पहली बार सच्चाई की गूंज से कांपी। लोग हैरान थे और गर्व से भर गए। चाय वाली मैडम का नाम पूरे जिले में फैल गया और संध्या ठाकुर एक प्रतीक बन गई, उस साहस का जो व्यवस्था से लड़ने का मादा रखता है। जब सदर थाने के सारे इंस्पेक्टर चौधरी की गिरफ्तारी हुई और भीड़ के सामने ये खुलासा हुआ कि चाय बेचने वाली महिला दरअसल जिले की आईपीएस अधिकारी संध्या ठाकुर थी, तब पूरे शहर में हड़कंप मच गया। हर अखबार की सुर्खी थी चाय वाली मैडम का सच। हर न्यूज चैनल की स्क्रीन पर संध्या का चेहरा चमक रहा था। हर मोहल्ले की बातचीत में सिर्फ एक ही नाम था, संध्या ठाकुर, जिसने बिना वर्दी पहने न्याय का ऐसा रास्ता चुना जो अब तक किसी ने सोचा तक नहीं था। अगले दिन राज्य सरकार ने संध्या के इस प्रयास को सराहते हुए उसे विशेष पदक से सम्मानित करने की घोषणा की। लेकिन संध्या के लिए ये सिर्फ शुरुआत थी। उसकी डायरी में सदर थाना ही नहीं बल्कि अन्य थानों की भी सच्चाई दर्ज थी। वह जानती थी कि सिर्फ चौधरी को हटाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जड़ें बहुत गहरी हैं। उसकी नजर अब सिस्टम की पूरी धारा को बदलने पर थी। उसने विभाग में एक गोपनीय रिपोर्ट तैयार की जिसमें जिले के 15 पुलिस कर्मियों के नाम थे, जो या तो भ्रष्ट थे या अपराधियों से मिले हुए थे। इस रिपोर्ट को उसने सीधे मुख्य सचिव को भेजा, साथ ही राज्य के गृह सचिव से एक विशेष टीम बनाने की मांग की, जो पुलिस स्टेशनों के निरीक्षण का काम गुप्त रूप से करे। रिपोर्ट मिलने के बाद शासन में हलचल मच गई। कई नेताओं और अफसरों को डर लगने लगा कि अगर संध्या का अभियान बढ़ता रहा तो उनकी कुर्सियां हिल सकती हैं। इसी बीच कुछ राजनीतिक ताकतें संध्या के खिलाफ षड्यंत्र रचने लगी। एक अफवाह उड़ाई गई कि संध्या ने ये सब मीडिया की लोकप्रियता के लिए किया है। सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट से संध्या के खिलाफ अभियान चलाया गया, लेकिन संध्या अडिग रही। वह जानती थी कि सच्चाई की राह में कीचड़ फेंका ही जाता है। उसने हर आरोप का जवाब अपने काम से दिया। उसने सदर थाना में एक नई व्यवस्था लागू की, जहां पर फरियादी की बात सुनने के लिए
अलग से एक हेल्प डेस्क बनाया गया। महिला हेल्पलाइन को मजबूत किया गया। हर पुलिस वालों की ड्यूटी तय कर दी गई और सबसे बड़ी बात कि हर रिपोर्ट का ऑनलाइन रिकॉर्ड शुरू किया गया। अब कोई भी अपनी शिकायत मोबाइल से दर्ज कर सकता था और शिकायत पर की गई कार्रवाई भी ऑनलाइन देख सकता था। शुरुआत में कई पुलिसकर्मी इसका विरोध करने लगे, लेकिन जब संध्या ने 3 भ्रष्ट अधिकारियों को बर्खास्त किया तो पूरे विभाग में संदेश चला गया कि अब पुरानी लापरवाही नहीं चलेगी। कुछ महीने बीते और धीरे धीरे जिले की तस्वीर बदलने लगी। अब थाने में कोई फरियादी घंटों इंतजार नहीं करता था। महिलाएं निर्भय होकर पुलिस के पास जाती थी और सबसे खास बात ये थी कि आम जनता अब पुलिस को दुश्मन नहीं बल्कि साथी समझने लगी थी। इस बीच संध्या का नाम राज्य भर में फैल गया। कई जिलों से मांग उठने लगी कि वहां भी ऐसे अफसर भेजे जाएं, जो जमीनी स्तर पर काम करें। लेकिन संध्या अभी रामपुर को पूरी तरह बदलना चाहती थी। उसकी नजर अब शिक्षा और बाल अपराध की तरफ थी। वह जानती थी कि जब तक बच्चे सही रास्ते पर नहीं जाएंगे, तब तक अपराध की जड़ नहीं कटेगी। उसने जिलाधिकारी के साथ मिलकर स्कूलों में एक विशेष अभियान शुरू किया, जिसमें पुलिस अफसर बच्चों को कानून और नैतिकता की शिक्षा देते थे। संध्या खुद हर हफ्ते एक सरकारी स्कूल में जाती, बच्चों के साथ बैठती, उनके सवालों के जवाब देती और उन्हें ये समझाती कि अगर वे जीवन में मेहनत और ईमानदारी को चुने तो वे किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। एक दिन एक छोटी बच्ची ने पूछा, मैडम, क्या मैं भी आपकी तरह अफसर बन सकती हूँ? संध्या ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ा और कहा, बिल्कुल बन सकती हो, बल्कि मुझसे भी बड़ी अफसर बन सकती हो। बस ये आग अपने भीतर जलाए रखना। वह बच्ची संध्या के गले लग गई और बोली, अब मैं रोज पढ़ूंगी। उस दिन संध्या की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह जानती थी कि यही बदलाव की असली शुरुआत है। उधर जिन पुलिस वालों को संध्या ने निलंबित किया था, उसमें से कुछ ने अब अपने राजनीतिक संबंधों का इस्तेमाल शुरू किया। उन्हें फिर से बहाल करवाने की कोशिश की गई। कुछ नेताओं ने संध्या पर दबाव डालने की कोशिश की कि वह अपनी रिपोर्ट वापस ले ले, लेकिन संध्या झुकने वालों में से नहीं थी। उसने साफ कह दिया था कि अगर कोई भ्रष्ट अधिकारी लौटेगा तो वह खुद इंसाफ दे देगी। उसकी ये दृढ़ता देख शासन भी पीछे हट गया और पहली बार राज्य सरकार ने एक युवा आईपीएस अधिकारी के पक्ष में सार्वजनिक बयान जारी किया। ये सब होते हुए संध्या को चैन नहीं था, क्योंकि उसे लगता था कि बदलाव तब तक अधूरा है जब तक वह लोगों के भीतर भरोसा नहीं जगा पाती। उसने गांव गांव जाकर जनसभाएं शुरू की, लोगों से सीधे संवाद किया, उन्हें बताया कि पुलिस आपकी दुश्मन नहीं, आपकी सुरक्षा के लिए है। जब वह एक गांव की सभा में थी, तब एक बुजुर्ग उठकर बोला, बिटिया, तुम पहली अफसर हो जिसने हमारे जैसे गरीबों को इंसान समझा है। हमारे लिए थाने का रास्ता कभी खुला ही नहीं था, लेकिन अब लगता है जैसे कानून हमारे लिए भी है। संध्या उस दिन देर तक सोचती रही। उसे एहसास हुआ कि वह अकेले कुछ नहीं कर सकती। जब तक लोग खुद अपनी आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक व्यवस्था नहीं बदलेगी। उसने एक नया मिशन शुरू किया। जन प्रहरी नाम की इस योजना के तहत हर गांव में एक स्वैच्छिक प्रतिनिधि चुना गया, जो पुलिस और जनता के बीच पुल का काम करता था। ये प्रतिनिधि हर महीने थाना प्रभारी के साथ बैठक करते, समस्याओं को साझा करते और उनकी निगरानी भी करते। अब पुलिस को पता था कि उसकी हर हरकत पर जनता की नजर है और ये पारदर्शिता धीरे धीरे सिस्टम में स्थायित्व लाने लगी। ये संध्या ठाकुर की चाय वाली योजना ने पूरे जिले की व्यवस्था को हिलाकर रख दिया और जनता के बीच पुलिस को लेकर जो डर था, वो धीरे धीरे विश्वास में बदलने लगा।
तब इस कहानी की गूंज राज्य से निकलकर देश भर में फैलने लगी। हर न्यूज चैनल की हेडलाइन थी, चाय वाली आईपीएस जिसने वर्दी उतारकर सच्चाई ओढ़ ली। कई राष्ट्रीय अखबारों ने उसके ऊपर विशेष लेख छापे और आईएएस ट्रेनिंग एकेडमी में उसके कार्य को केस स्टडी के तौर पर शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया। दिल्ली के एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में संध्या को आमंत्रित किया गया, जहां उसने छात्रों को बताया कि सच्चाई सिर्फ किताबों में नहीं होती, बल्कि जब आप खुद की आंखों से व्यवस्था की संढांत को देखते हैं, तब असली बदलाव शुरू होता है। उस दिन संध्या ने जो भाषण दिया वह सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लाखों युवाओं को प्रेरित कर गया। लेकिन जैसे ही संध्या की लोकप्रियता बढ़ने लगी, वैसे ही कुछ शक्तियां उसके खिलाफ ज्यादा सक्रिय हो गई। जिन राजनेताओं और अफसरों के हित प्रभावित हो रहे थे, उन्होंने संध्या को बदनाम करने की कई चालें चली। उसके निजी जीवन की जांच शुरू की गई। कुछ पत्रकारों को पैसे देकर उसके खिलाफ झूठी खबरें फैलाने की कोशिश की गई। एक फर्जी ऑडियो क्लिप वायरल की गई, जिसमें एक महिला अधिकारी को पैसे लेते हुए बताया गया और ये कहा गया कि वह संध्या ठाकुर है। लेकिन फोरेंसिक जांच में ये स्पष्ट हो गया कि वह क्लिप एडिट की गई हुई थी और साजिश के तहत फैलाई गई थी। संध्या ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने सिर्फ काम करना जारी रखा। वह जानती थी कि सच्चाई चिल्लाने से नहीं, बल्कि दिखाने से साबित होती है। उधर उसकी माँ, जो गांव में रहती थी, वह अब गर्व से कहती थी कि मेरी बेटी ने वह कर दिखाया जो लोग सिर्फ फिल्मों में देखते हैं। संध्या को जब भी समय मिलता अपनी माँ से मिलने जाती। गांव के लोग उसका फूलों से स्वागत करते, लेकिन वह कभी खुद को बड़ा अधिकारी नहीं मानती। वह हर बार अपनी माँ के पैरों में सिर रखती और कहती, माँ, अगर आपने मुझे चाय बेचने से कभी रोका होता तो शायद मैं आज इतनी मजबूत नहीं बनती। माँ मुस्कुराकर उसका माथा चूमती और कहती, बेटा, तू जैसी है वैसी ही बनी रहना, क्योंकि दुनिया तो तुझे बदलना चाहेगी, लेकिन तेरा जज्बा ही तुझे सबसे अलग बनाता है। एक दिन की बात है जब संध्या को पता चला कि सदर थाने के एक पुराने मामले में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ था, लेकिन वह केस दबा दिया गया था और पीड़ित परिवार को धमकाकर चुप करा दिया गया था। ये जानकर संध्या भीतर तक हिल गई। उसने तुरंत उस केस की फाइल मंगाई और पाया कि सारे कागज गायब थे। वह जानती थी कि यह सामान्य बात नहीं है। उसने उस बच्ची के परिवार को ढूंढा और जब वह माँ से मिली तो वह कांपती हुई बोली, बिटिया, हमें मत घसीटो, अब हमारी कोई औकात नहीं है, हमारे लिए बस चुप रहना ही ठीक है। संध्या ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, अगर तुम चुप रही तो अगली बार किसी और की बेटी शिकार बनेगी। उस महिला की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने धीरे से सिर हिलाया। संध्या ने यह मामला दोबारा खोला और खुद जांच शुरू की। जांच के दौरान ये सामने आया कि उस समय के थानेदार और एक स्थायी नेता ने मिलकर ये केस दबा दिया था। दोनों पर कार्रवाई शुरू की गई, लेकिन इसी बीच संध्या को एक धमकी भरा पत्र मिला, जिसमें लिखा था, अगर तुमने ये केस आगे बढ़ाया तो तुम्हारी माँ का चेहरा कोई नहीं पहचान पाएगा। संध्या ने वह पत्र पढ़ा और बिना कुछ कहे उसे जला दिया। उसने सिर्फ अपनी माँ को फोन किया और कहा, माँ, अब आप मेरे साथ शहर आ जाइए, गांव में रहना अब सुरक्षित नहीं है। माँ ने कुछ नहीं पूछा, सिर्फ कहा, जैसी तेरी मर्जी बेटी। संध्या ने माँ को अपनी सरकारी आवास में ले लिया और सुरक्षा बढ़ा दी। उधर केस जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, वैसे ही बड़े नाम सामने आने लगे और अब मामला राज्य की विधानसभा में भी गूंजने लगा। कुछ विधायकों ने संध्या के खिलाफ सवाल उठाए कि वह कानून से ऊपर बनना चाहती है, लेकिन मुख्यमंत्री ने सदन में खड़े होकर कहा, हमें ऐसे अफसरों की जरूरत है जो कानून को डर के नहीं, इंसाफ के लिए लागू करे। और संध्या ठाकुर इस बात की सबसे बड़ी मिसाल है।
संध्या के पक्ष में आम जनता सड़कों पर उतर आई। सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाए गए कि संध्या को बर्खास्त करने की साजिशों को बंद किया जाए। इस समर्थन को देखकर सरकार ने जांच को सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया। संध्या जानती थी कि अब मामला राजनीतिक हो गया है, लेकिन वह डरी नहीं। उसने सिर्फ अपने विभाग को लिखा कि कृपया मुझे किसी अन्य जिले में ट्रांसफर कर दीजिए, क्योंकि जहां सच्चाई पर सवाल उठने लगे वहां रहना मेरी आत्मा के विरुद्ध होगा। सरकार ने उसकी बात मानी और उसका स्थानांतरण राजधानी के एक संवेदनशील थाने में कर दिया गया, जहां पहले से ही कई जटिल मामले लंबित थे। संध्या ने उस नई जगह को भी एक अवसर की तरह लिया, लेकिन रामपुर जिले के लोग आज भी उसे याद करते हैं, चाय वाली मैडम के नाम से, क्योंकि उसने सिर्फ चाय नहीं पिलाई थी, बल्कि पूरे सिस्टम की कड़वाहट को एक एक करके साफ किया था। जब संध्या ठाकुर का स्थानांतरण राजधानी के सबसे संवेदनशील और विवादास्पद थाने सिविल लाइंस में हुआ, तब उसे एहसास हुआ कि अब उसका सामना सिर्फ भ्रष्ट व्यवस्था से नहीं, बल्कि उन साए में छिपे चेहरों से होगा जो वर्दी की आड़ में अपराध को पनाह देते हैं। यह थाना कई सालों से राजनीतिक संरक्षण में काम कर रहा था। यहाँ बड़े माफिया के नाम पर फाइलें बंद की जाती थी और जो अफसर आवाज उठाते थे उन्हें या तो हटा दिया जाता था या चुप करा दिया जाता था। संध्या जब पहली बार थाने पहुंची तो उसके स्वागत में सन्नाटा था। कोई अफसर हाथ जोड़ने नहीं आया, कोई फूल नहीं दिया गया, सिर्फ फाइलों की धूल ने उसका स्वागत किया। लेकिन संध्या जानती थी कि खामोशी सबसे बड़ा संकेत है कि डर जिंदा है। उसने बिना किसी परिचय के सीधा कंट्रोल रूम की निगरानी शुरू की और पाया कि पिछले 3 महीनों में दर्जनों कॉल्स गायब थे, यानी लोगों की शिकायतें जानबूझकर रिकॉर्ड नहीं की गई। इसके बाद उसने जब थाने के लॉकअप का निरीक्षण किया तो वहां एक युवक मिला जिसकी गिरफ्तारी कहीं दर्ज ही नहीं थी। पूछताछ करने पर पता चला कि वह युवक एक छोटे पत्रकार का भाई था, जिसने कुछ महीने पहले एक बिल्डर और एक स्थानीय विधायक के काले कारनामों का पर्दाफाश किया था। संध्या ने तुरंत उस युवक को छोड़ने का आदेश दिया और मामले की पूरी रिपोर्ट तैयार की। उधर बिल्डर लॉबी में हलचल मच गई। उन्हें लगा कि यह नई अधिकारी पहले जैसी नहीं है। अगले ही दिन एक बैठक हुई जिसमें उस बिल्डर और विधायक के साथ 2 सीनियर पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे। वहां ये तय किया गया कि संध्या को सबक सिखाना होगा, या तो वह खुद हट जाए या फिर उसे हटाया जाए। लेकिन संध्या को किसी साजिश की भनक लग चुकी थी। उसने चुपचाप अपने विश्वास पात्रों की एक छोटी टीम बनाई जिसमें सिर्फ 4 अधिकारी थे जो उसके साथ पहले भी काम कर चुके थे। उसने कहा, अब लड़ाई फाइलों की नहीं बल्कि हकीकत की होगी। हमें हर कदम पर सबूत के साथ आगे बढ़ना है। इसी दौरान शहर में एक बच्चा लापता हो गया। मामला हाई प्रोफाइल था क्योंकि वह बच्चा एक आईएएस अधिकारी का बेटा था और संध्या को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई। मीडिया लगातार दबाव बना रहा था, लेकिन संध्या ने केस को पब्लिक ड्रामा बनने नहीं दिया। उसने पहले घटना स्थल की जांच की, फिर सीसीटीवी फुटेज खंगोला और पाया कि एक संदिग्ध सफेद वैन उस इलाके में हर तीसरे दिन दिखाई देती थी। जब उस वैन का पीछा किया गया तो पुलिस को एक पुराने गोदाम में कुछ सुराग मिले। वहां से शुरू हुई एक ऐसी कहानी जिसने राजधानी की नींव हिला दी। उस गोदाम में कई फर्जी दस्तावेज मिले, बच्चों के कपड़े और एक रजिस्टर जिसमें नामों के आगे रकम लिखी थी। वह मामला बच्चा चोरी नहीं बल्कि एक संगठित मानव तस्करी गिरोह का था जो हाई प्रोफाइल शहरों के संरक्षण में चल रहा था। संध्या ने तुरंत स्पेशल ऑपरेशन यूनिट की मदद से उस गोदाम पर छापा मारा। वहां 3 बच्चे और 2 औरतें मिली जिन्हें बंदी बनाकर रखा गया था।
जब उन बच्चों को छुड़ाया गया तब उनकी आंखों में सिर्फ डर नहीं बल्कि एक उम्मीद थी जो संध्या की मौजूदगी से लौटी थी। लेकिन इस कार्रवाई के अगले दिन संध्या की कार के ब्रेक फेल हो गए और वह किसी तरह एक पेड़ से टकराकर बच पाई। पुलिस जांच में पता चला यह छेड़छाड़ जानबूझकर की गई थी। अब संध्या को यकीन हो गया कि उसके खिलाफ सिर्फ भ्रष्ट अफसर नहीं बल्कि पूरा एक नेटवर्क काम कर रहा है। उसने मुख्यमंत्री से सीधी मुलाकात की और कहा, अगर आपको सच्चाई चाहिए तो मुझे पूरी छूट दीजिए, नहीं तो मैं ये पद छोड़ दूंगी। मुख्यमंत्री ने कहा, संध्या, तुम्हारे जैसे अफसरों पर ही हमारा लोकतंत्र टिका है। तुम जो चाहो वह करो। संध्या ने इसके बाद राजधानी में एक गुप्त अभियान शुरू किया जिसका नाम था ऑपरेशन ऑल आउट। इस ऑपरेशन में उसने 3 महीने तक सारे संदिग्ध बिल्डरों, नेताओं और पुलिस अधिकारियों की हर गतिविधि पर निगरानी रखी और जब सबूत पूरे हुए तब उसने एक साथ 22 ठिकानों पर छापा मारा। इस कार्रवाई में करोड़ों की संपत्ति जब्त हुई, कई फर्जी दस्तावेज मिले और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि मानव तस्करी के उस गिरोह में कुछ प्रसिद्ध सामाजिक संगठनों के नाम भी शामिल थे जिनका चेहरा मीडिया पर अक्सर समाज सेवा के नाम पर चमकता था। संध्या ने इन सब को बेनकाब किया और कार्रवाई को सार्वजनिक करने से पहले अदालत की निगरानी में सबूत सौंपे ताकि कोई राजनीतिक हस्तक्षेप ना हो सके। लेकिन इसी बीच उसके पिता की तबीयत बिगड़ गई और वह अस्पताल में भर्ती हुए। संध्या अस्पताल में माँ के पास बैठी थी जब उसने माँ के चेहरे पर चिंता देखी। माँ ने धीरे से कहा, बेटी, मुझे डर लगता है, तू अकेली है, इतने लोगों से लड़ रही है, कहीं कुछ हो गया तो। संध्या ने माँ का हाथ पकड़ा और कहा, माँ, तूने ही तो सिखाया था डर के आगे जीत होती है। अगर मैं अब पीछे हटी तो ना जाने कितनी बेटियां और माएं हार मान जाएंगी। माँ चुप हो गई लेकिन उसकी आंखों में एक गहराई थी। संध्या को पता था कि अब उसे हर कदम सोचकर रखना होगा, लेकिन वह थकना नहीं जानती थी क्योंकि उसकी जंग सिर्फ अपराधियों से नहीं बल्कि उस सोच से थी जो सच्चाई को कुचलने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। जब ऑपरेशन ऑल आउट की लहर पूरे राज्य में दौड़ी, संध्या ठाकुर का एक नाम नहीं बल्कि एक विचार बन चुकी थी। हर चैनल पर उसकी तस्वीर थी, हर चौक चौराहे पर उसकी चर्चा थी। जनता उसे अपना नायक मानने लगी, लेकिन विभाग के भीतर जलन का धुआं उठने लगा। कुछ वरिष्ठ अफसर उसे दिखावा कहने लगे, कुछ ने चुपचाप फाइलें अटकाना शुरू कर दिया। संध्या को यह सब महसूस हो रहा था लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा। उसने अपने काम को अपनी आवाज बना लिया। रात के अंधेरे में जब शहर सोता था वह रिपोर्ट पढ़ती थी। जब त्योहार आते थे और थाने खाली हो जाते थे वह अपनी माँ के पास बैठकर चाय पीती थी। माँ की आंखों में चिंता थी लेकिन वह कुछ नहीं कहती थी। संध्या जानती थी कि माँ के खामोश चेहरे पर सबसे बड़ा डर लिखा है, लेकिन वह ये भी जानती थी कि डर से बड़ी चीज हिम्मत होती है और यही हिम्मत उसे हर सुबह वापस मैदान में खड़ा करती थी। वह अकेली थी लेकिन कमजोर नहीं थी, वह थकी थी लेकिन रुकी नहीं थी। उसकी आंखों में अब भी वही आग थी जो पहली पोस्टिंग के दिन थी। राजधानी की सड़कों पर अब लोग संध्या ठाकुर को देख मुस्कुराते थे। बच्चे उसे सलाम करते थे, औरतें उसे उम्मीद कहती थी, लेकिन असल तस्वीर अब भी धुंधली थी। शहर के भीतर एक नई लहर चल रही थी। अपराधियों ने चुप्पी को हथियार बना लिया था। वे अब हमला नहीं करते थे, बस निगाह रखते थे। संध्या को हर रोज लगता था जैसे कोई पीछे से देख रहा है। हर फाइल में कोई न कोई पन्ना अधूरा होता, हर बयान में कोई शब्द गायब रहता। वह समझ चुकी थी कि अब दुश्मन सीधा नहीं छिपकर वार करेगा। एक रात जब वह घर लौटी तो उसकी माँ के कमरे का दरवाजा आधा खुला था। अंदर एक चिट्ठी पड़ी थी। उस पर लिखा था, हम वापस आएंगे। संध्या ने वह चिट्ठी पढ़ी।
बिना घबराए उसने माँ को गले लगाया और कहा, माँ डरना नहीं, अब ये डर ही इनकी हार बनेगी। अगले दिन से उसने गुप्त निगरानी टीम बनाई। उसने उन गलियों में फिर से कदम रखे जहां पुलिस जाने से डरती थी। उसने उन बच्चों से बात की जो झुग्गियों में बड़े हो रहे थे। उसे जवाब मिल रहे थे, सुराग बन रहे थे और अब उसका लक्ष्य था उस सोए को उजागर करना जो चेहरा बदल बदल कर शहर को डराता रहा। जब संध्या ने पुराने गुनाहों की तह तक जाना शुरू किया, तब उसे महसूस हुआ कि डर सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि यादों से भी बनता है। हर बार जब वह किसी पुराने केस को उठाती, उसकी आंखों में उन चेहरों की तस्वीर उभरती जो न्याय के इंतजार में थक चुकी थी। उसने एक छोटी सी टीम बनाई जिसमें सिर्फ वही लोग थे जो ना तो डरते थे ना बिकते थे। उन्होंने शहर के सबसे पुराने थाने में बैठकर एक नक्शा बनाया जहां हर जुर्म की जड़ किसी न किसी रसूखदार से जुड़ी थी। संध्या जानती थी कि अब वह जिन दरवाजों पर दस्तक देगी वहां या तो ताले में सन्नाटा होगा या साजिशों का शोर, लेकिन वह रुकी नहीं। एक दिन एक बूढ़ा आदमी थाने आया। उसके हाथ में एक पुरानी तस्वीर थी। उसने कहा, मैडम, ये मेरी बेटी है, 14 साल पहले गायब हुई थी। पुलिस ने कहा, ठीक है, जांच होगी, लेकिन कभी कुछ नहीं हुआ। संध्या ने उस तस्वीर को देखा। उसे लगा जैसे वह उस लड़की को जानती हो। उस दिन वह देर रात तक उस फाइल को पढ़ती रही और अगली सुबह सबसे पहले उसी केस को फिर से खोलने का आदेश दिया। जब संध्या ने उस पुराने केस की परतें खोलनी शुरू की, तब धीरे धीरे सच सामने आने लगा। वह लड़की जिसका केस बंद कर दिया गया था, असल में किसी गुमशुदा का मामला नहीं था। वह एक बड़े रियल एस्टेट कारोबारी के फार्म हाउस से गायब हुई थी, जहां हर हफ्ते रसूखदारों की पार्टियां होती थी। संध्या ने पुराने चौकीदार को बुलाया। उसने कांपती आवाज में कहा, साहब, लोग आते थे, गाड़ियां भर के आते थे, और फिर एक रात वह लड़की गायब हो गई थी और अगली सुबह सब चुप थे। संध्या को यकीन हो गया कि यह केस साधारण नहीं है। उसने मीडिया से दूरी बनाई और सीधे सबूतों पर ध्यान देने लगी। उसने लड़की की मां को बुलाया और कहा, अब आपकी बेटी को मैं इंसाफ दिलाकर रहूंगी। उस औरत की आंखों से बरसों पुराना नमक बहने लगा और वह पहली बार मुस्कुराई। संध्या ने फिर से अपनी टीम को तैयार किया और उसने कहा, अब कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इस बार वार सीधा होगा और चोट भी गहरी। जब संध्या ने कारोबारी के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया, तब उसे हर तरफ से चेतावनियां मिलने लगी। कुछ ने कहा, तुम्हें नहीं पता वह कौन है। कुछ ने कहा, वह सरकारों को बदल देता है। लेकिन संध्या ने सिर्फ इतना कहा, सच्चाई अगर नाम पूछे तो समझो लड़ाई असली है। उसने रातों रात कोर्ट में सर्च वारंट निकाला और अगली सुबह उस फार्म हाउस पर छापा मारा। जहां कभी चकाचौंध थी, वहां अब सन्नाटा था। हर कमरे की तलाशी ली गई। दीवारों में छिपे सीसीटीवी की हार्ड ड्राइव मिली जिनमें वह पार्टी रिकॉर्ड थी जो सालों से दबी हुई थी। वीडियो में वही लड़की दिखी और उसके साथ कई जाने पहचाने चेहरे भी। संध्या ने वह सबूत सील कर दिए और केस को अदालत में दाखिल कर दिया। अब पूरे शहर में चर्चा थी कि एक अफसर ने सत्ता और पैसे दोनों को घुटनों पर ला दिया। लेकिन संध्या अब भी चुप थी। वह जानती थी कि जीत का शोर अक्सर अगली जंग को जगा देता है। जब अदालत में वह केस खुला, तब पूरे राज्य की निगाह संध्या पर थी। हर बयान, हर सबूत और हर गवाही एक एक करके सच्चाई को उजागर करती जा रही थी। जिन चेहरों पर कभी रोब था, अब वे झुके हुए थे। जिन आवाजों में धमकी थी, अब वो खामोश थे। कोर्ट के फैसले में जब दोषियों को उम्र कैद सुनाई गई, तो बाहर खड़ी उस लड़की की मां ने आसमान की तरफ देखा और कहा, आज मेरी बेटी की आत्मा चैन से सोएगी। संध्या ने कुछ नहीं कहा। उसने बस अपनी टोपी उतारी और मां को सौंप दी, जो अब सिर्फ एक केस की नहीं बल्कि पूरे समाज की मां थी। कुछ महीनों बाद संध्या का तबादला दूसरे राज्य में हो गया।
लेकिन वह जहां भी जाती लोग उसे चाय वाली आईपीएस कहते थे, क्योंकि उसने एक कप चाय से शुरू किया था वह सफर जो हजारों दिलों की उम्मीद बन गया था। उस दिन जब वह स्टेशन से रवाना हो रही थी, माँ ने सिर्फ एक बात कही, बेटी, अब तुझ में मुझे वह शक्ति दिखती है जो मैंने खुद में कभी नहीं देखी। संध्या ने मुस्कुराकर कहा, माँ तू ही तो मेरी हिम्मत है। और जब ट्रेन चली तो पीछे रह गया वह शहर जहाँ एक लड़की ने अपनी ईमानदारी से उन दीवारों को गिरा दिया था जो बरसों से डर और अन्याय से बनी थी। और सामने था एक नया रास्ता जहां सच बोलने वालों के लिए अब चुप रहना जरूरी नहीं था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसी ही एक और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।